स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी सामाजिक विज्ञान की है और सामाजिक विज्ञान में हमारे इतिहास के चैप्टर पूरे हो गए थे। चैप्टर 1 जो भूगोल का था वो स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है वो पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है। चैप्टर का नेम है संसाधन एवं विकास। पार्ट 2 इसी का आज करवाया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं भूगोल का संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 और उसको अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ लघु उत्तरीय हमारे प्रश्न बचे थे, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी, तो उन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ते हैं भूगोल का पार्ट 2 चैप्टर 1। पिछली क्लास में हमने कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन किया था और आज की क्लास में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें आज की क्लास का क्या है। तो पहला प्रश्न है मृदा निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, मृदा निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। ठीक है, किस तरह से मृदा का निर्माण होता है और मृदा क्या कार्य करती है। ठीक है, किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। तो चलिए पढ़ते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में। ठीक है, सबसे पहला कि मृदा जो हमारी होती है, मिट्टी हमारी होती है, वो क्या होती है। तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। ये किसका माध्यम है। तो यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, ये जो मृदा होती है वो पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तीसरा, मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो एक जीवन तंत्र है। जीवन में भी बहुत उपयोगी है मिट्टी होती है। और मृदा मिट्टी से ही बनने वाले मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, मिट्टी बनने में, मृदा बनने में कम से कम कितने वर्षों का समय लगता है। तो लाखों वर्षों का समय लगता है। मृदा निर्माण के कारकों में उच्चावच और जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ शामिल होते हैं। ये सब मृदा के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में कारक के रूप में कार्य करते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाओं का भी योगदान होता है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या होता है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये थी मृदा निर्माण की क्रिया जो संक्षेप में थी। अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही है जो हमने अभी विस्तार से पढ़ा था। संसाधन नियोजन क्या है, हमारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हमने अभी भी उत्तरीय प्रश्न में इसको पढ़ा था। संसाधन नियोजन क्या है, तो पढ़ लेते हैं। संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। ठीक है, संसाधन नियोजन पूछा गया है क्या है। तो संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। ठीक है, संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में संसाधन सीमित है तथा उनका वितरण असमान है, इसलिए उनके उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है। दूसरा बात करते हैं अगली टॉपिक की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जलोढ़ मृदा पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ये हम विस्तृत उत्तरी में अभी पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें केवल जलोढ़ मृदा की बात की गई है। यह विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहली होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में गेहूं, गन्ना, चावल, अनाज और दलहन की फसल उगाई जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये है हमारी जलोढ़ मृदा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा। तो देखिए अगले क्वेश्चन हमारे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
ठीक है, उनको हम पढ़ लेते हैं। अति लघु उत्तरी में पहला प्रश्न हमारा क्या है कि संसाधन से आपका तात्पर्य क्या है। अभी इसको हमने विस्तृत उत्तरी में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इसमें केवल आपसे पूछा गया है कि संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है, तो हमें पढ़ना है कि संसाधन से तात्पर्य क्या है। देखिए, पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो होती है, पर्यावरण में जो मौजूद होती है, उपस्थित होती है, वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है, मतलब जिससे हमारी क्या होती है, आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है। तो और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाती कौन है, प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। ये डिफिनीशन है किसकी, संसाधन की। तो इसमें केवल संसाधन के बारे में पूछा गया है, तो देख लीजिए, पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। तो ये है डिफिनीशन संसाधन की। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है समाप्यता, ठीक है, के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो अगर समाप्यता के बारे में बात करें, समाप्यता के आधार में बात करें, तो संसाधन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल, पवन, ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन होंगे। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करें तो जैसे जीवाश्म ईंधन, धातुएं, चट्टानें इत्यादि, ये हो गए अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ये 2 संसाधन, इस समाप्यता के आधार पर इनको 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन है जल, पवन, ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन, धातुएं, चट्टानें इत्यादि। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं बतलाइए। काली मृदा की 2 विशेषताएं बतानी है। तो काली मृदा की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता है कि यह पानी को सोखने की अधिकतम क्षमता रखती है। जो काली मृदा होती है वो क्या करती है, पानी को अधिक सोखती है और क्षमता रखती है। सूखने पर इसमें क्या होती है, जो काली मृदा में दरारें भी पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हमें बताइए कि एजेंडा 21 किसे कहते हैं, मतलब एजेंडा 21 होता क्या है एजेंडा 21। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि एजेंडा, तो देख लीजिए एजेंडा जो 21 है, इसमें हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन, जो वही पढ़ा था क्या, जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो एजेंडा 21 उसी से संबंधित है। रियो डी जेनेरो ब्राजील सम्मेलन में स्वीकृत हुआ था ये एजेंडा 21। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषकी विकास प्राप्त करना है। तो देखिए, ये जो एजेंडा स्वीकार किया गया था 1992 में जब सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो वहीं पे इसे स्वीकार किया था रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में है, ठीक है, जून में हुआ था ये। और इसे ही एजेंडा 21 के नाम से भी, जहाँ वहीं पे जो है एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था और इसका उद्देश्य रखा गया था भूमंडलीय सतत पोषकी विकास प्राप्त करना। तो यही कहलाता है एजेंडा 21। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है। तो सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखिए क्या क्या डिफिनेशन है सकल कृषि क्षेत्र की। तो देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक कृषि वर्ष में अगर हम एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को अगर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वही हमारा सकल कृषि कहलाता है। तो ये है हमारा सकल कृषि। आगे बात करें, आगे पूछा गया है कि लैटेराइट, अभी हमने ये पढ़ा, ये विषय उत्तरी क्वेश्चन में पढ़ा था लैटेराइट मृदा के बारे में। इसे कहा गया है कि लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है, कारण देना है, क्यों कम होती है। आखिर हमने पढ़ा था कि ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, तो क्यों कम होती है, तो उसका कारण पढ़ना है। तो देखिए, लैटेराइट जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होने का कारण अत्यधिक तापमान से जैविक पदार्थों को
अपघटित करने वाली बैक्टीरिया का नष्ट हो जाना है। अगर इसमें जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाली जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है, इससे ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर, इसीलिए जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता ही है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगला है हमारा कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो वो जहां खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं तो वो हमारे राज्य हैं। पहला राज्य है झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां खनिजों और कोयलों के क्या हैं, प्रचुर भंडार हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय पहला प्रश्न क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो देख लीजिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये हमने पढ़ा था विस्तृत उत्तरी में। तो सबसे, ये जो चारों मिट्टियां आपको दी गई हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन थी तो वो थी जलोढ़ मृदा। ये सबसे ज्यादा भाग में पाई जाती है और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें गन्ना, ठीक है, गेहूं, ठीक है, और चावल, ये सब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो और दलहन, इस तरह, इसलिए ये उपजाऊ मिट्टी भी होती है। आगे दूसरी बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देख लीजिए किस प्रांत में, तो उत्तरांचल में। उत्तरांचल की बात करें तो उत्तरांचल में जो होती है वो किस तरह की खेती होती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। हमने पढ़ा था अभी, जब हमने विषय 3 पढ़ा था कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो उसी को बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिए, जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा हमारा क्या है, राजस्थान और झारखंड। तो देखिए जो काली मृदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा काली मृदा गुजरात में, क्योंकि हमने पढ़ा था काली मृदा में ही मूंगफली होती है, ठीक है। और मूंगफली कहाँ से सबसे ज्यादा पाई जाती है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसको मानव ने बनाया गया है। तो इन चारों में कौन सा नहीं, इंजीनियरिंग मानव के द्वारा ही बनाई गई है, प्रौद्योगिकी मानव के द्वारा बनाई गई है, मशीनें भी मानव के द्वारा बनाई है, वन जो है ये प्राकृतिक होते हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन नहीं है, वन है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये शब्द किसने कहे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, ठीक है, किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये किसने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये वर्ड थे हमारे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं। जिसका हम एक क्षेत्र में संसाधन पाए तो जाते हैं लेकिन उसका उपयोग वहाँ पे नहीं होता है, तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। कैसे संसाधन कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
कि कौन से राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन था जो केरल है, मतलब केरल है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 होता है वो फिनिश होता है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, भूमि, भवन, जल, खनिज। तो देखिए यहाँ पे 4 में ऑप्शन जो हमारा सही होगा, देखिए भूमि भी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और खनिज भी। ठीक है, जो प्रकृति ने हमको दिया है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो भूमि पहले से थी प्राकृतिक संसाधन, जल पहले से था तो प्राकृतिक संसाधन, खनिज जो निकले हुए ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन भवन बनाए गए हैं तो ये एक कृत्रिम संसाधन हुए, क्योंकि इसे किसने बनाया है, मानव ने। ठीक है, तो जो भवन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कृत्रिम संसाधन, ना कि प्राकृतिक संसाधन। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। हमें से पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो देखिए जो नवीकरणीय संसाधन है वो कौन सा है, खनिज तेल, कोयला, गैस नहीं, ये तो पहले से थे। ठीक है, तो हमारा जो नवीकरणीय संसाधन है वो है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे 10 था वो भी कंप्लीट होता है, इसका 4th नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एंड होता है। तो इसी तरह से ये चैप्टर भी हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इस चैप्टर पे हमें जो है इतना ही लिखना था, मतलब इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। अगले चैप्टर में मतलब अगले चैप्टर और अगले पार्ट पे हम मिलेंगे अगले वर्ष में। ठीक है, अगली क्लास पे। तो चलिए यही चैप्टर 2 भूगोल का हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ठीक है।